हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। 2017 के क्वेश्चंस कर रहे थे, 41st क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखें, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द फर्स्ट APMCHUD was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Responses and Governance Structure। अब मैं इसके बारे में बताऊं, ये कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो ये एक्चुअली एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बेसिकली सभी देशों की जो हाउसिंग मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कोऑपरेट करके एक सस्टेनेबल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, फैक्चुअल चीज़ें फर्स्ट है या नहीं, 2006 में है या नहीं, और क्या इंडिया होस्ट किया था, और थीम। ये बेसिकली 3-4 चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अगर ये तीनों चारों चीज़ें राइट हैं तो ये स्टेटमेंट राइट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विथ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, APEC, एशियान। देखें, APEC, एशियान, ADB ये बेसिकली अलग अलग ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, ग्लोबल बैंक है। इन तीनों का साथ में आना इंडिया के साथ, और इंडिया सभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, ये जो भी बॉडी है इसके सभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करना ये इम्पॉसिबल है। सेकेंड स्टेटमेंट देख के आप रॉन्ग करें, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग होता है, B और C यहाँ पे कटते हैं, आप बचते हैं A और D के बीच। APMCHUD ये एक्चुअली बाइनियल कॉन्फ्रेंस है, 2 साल में एक बार की जाती है। और ये जो फैक्ट दिया हुआ है ना, 2006 में सबसे पहले की गई दिल्ली में, ये ट्रू है। यहाँ पे रॉन्ग क्या दिया इन लोगों ने, थीम यहाँ पे जो बताए हैं ये रॉन्ग है। जो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी 2006 में, वो थी अ विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक बाय 2020। ठीक है, ये थीम थी, तो इसीलिए फर्स्ट भी रॉन्ग होता है, आंसर इसका D। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। क्वेश्चन बोल रहा है डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू ये किस चीज़ पे आधारित है, डेमोक्रेसी के वर्च्यू से कौन सी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। डेमोक्रेसी के कारण इंटेलिजेंस और कैरेक्टर ये उभर के आता है ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन का। ये सही लग रहा है, बाकी भी ऑप्शंस देखते हैं। द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। थर्ड स्टेटमेंट, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन। फोर्थ स्टेटमेंट, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आए ना पॉलिटी में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी आपको एनालाइज करनी हो, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, तो आप अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स ये एक्टिवेट होंगे तो यही डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू, ऐसा तो है नहीं। डेमोक्रेसी तो जब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उनके पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय करते हैं, तब एस्टैब्लिश होती है। तो फोर्थ वाला यहाँ पे कट होता है। सी देखें, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग, इनसे मिलके ही डेमोक्रेसी बनती है। जो पार्टिसिपेशन होता है वो सभी सिटीजन से होता है जो भी अडल्ट हैं, अकॉर्डिंग टू अडल्ट फ्रेंचाइज। तो C भी कट आउट होता है। B देखें, द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ये भी नारोअर हो जाता है। अगर हम वर्च्यू की बात करें तो वर्च्यू तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना तो है नहीं, तो यहाँ पे A सबसे अप्रोप्रिएट है, इसका आंसर A है। द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, उनके इंटेलिजेंस, उनके कैरेक्टर के हिसाब से वो पार्टिसिपेशन करते हैं, और यही सुपीरियर वर्च्यू है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन जब आपके पास रहते हैं तो एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में भी देखा कि कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि बाकी भी राइट हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बेस्ट सूटेबल चूज करना होता है। ऐसे ही UPI का भी देखें। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक के बाद एक। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट आप जैसे ही पढ़े आप कट करें इनको, क्योंकि ऐसा कहीं हमने नहीं देखा कि जो फिजिकल करेंसी, जो ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट है, ये 2 डिकेड में डिजिटल करेंसी में टोटली रिप्लेस हो जाए, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कट होगा। FDI इन्फ्लोस विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट। D देखें, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव।
दिस कुड बी ट्रू, हम ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आप देखिए यहाँ पे मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली तो नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डिजिटल गैप इतना ज़्यादा है अर्बन और पुअर के बीच, अर्बन और रूरल एरियाज के बीच, तो ये मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस नहीं होगा। फर्स्ट देखिए, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, हम डायरेक्टली यूपीआई जैसे भीम, गूगल पे, इससे पे कर सकते हैं। तो जो ए है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह आप देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके पहले भी कई क्वेश्चन हमने ऐसे डील किए थे जहाँ पे एक से ज़्यादा कंक्लूजन निकल रहे थे क्वेश्चंस के, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है द टर्म इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए स्टेटमेंट देखें, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स विच इज ट्रू। बाकी भी देख लेते हैं, स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। देखिए यहाँ पे भी आप ए और डी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप सिंगुलैरिटी की मैं बात करूं तो ये देखिए यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है उससे रिलेटेड वाली चीज़ें, जो बिग बैंग हुआ था, इवेंट हॉरिजॉन, ये सारी उससे रिलेटेड थेरीज है। 45th क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। दो तीन बातें ध्यान में रखें, इमीडिएट फ्यूचर में यूज कैसे किया जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग को एग्रीकल्चर में, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिसीज रेजिस्टेंस एंड drought tolerance in various crop plants. This technique helps in reducing the time required to develop new variety of crop plants. It can be used to decipher host pathogen relationship in the crops. देख के मुझे समझ आ रहा है ये इसके तीनों आंसर, तीनों स्टेटमेंट राइट है। आप कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढ नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखें कि रॉन्ग हो सकते हैं क्या स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, बोल रहे हैं कि नियर फ्यूचर में कैसे होगा ये जीनोम सीक्वेंसिंग से हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मार्कर्स देखेंगे किसी एक क्रॉप के जीन का, और डिसीज रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मार्कर करता है। इससे क्या होगा, हम उनकी यील्ड बढ़ा सकते हैं, उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सेकेंड भी जनरल स्टेटमेंट है, ये कंसिक्वेंस होगा ही। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम। ऑब्वियसली जीनोम सीक्वेंसिंग से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इजाद की जा सकती है जिससे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो क्रॉप का। थर्ड देखिए, इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली किस तरह साइंटिफिक जीनोम सीक्वेंसिंग, किस तरह दो क्रॉप्स जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग डिफरेंट हो, अगर दोनों डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो हम उनके सीक्वेंस को स्टडी करके डिफरेंसेस पता कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर पाएंगे आगे जाके। तो थर्ड भी राइट है। देखिए अभी ये जो जनरल स्टेटमेंट्स है साइंस एंड टेक में, ये सारे राइट क्यों होंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा उनके लिए ऐसे रिसर्च एरियाज में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आप ये स्टेटमेंट देखें, इसको रॉन्ग नहीं बताया जा सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि फ्यूचर में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है ना। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होना चाहिए, आगे भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वाली चीज़ हो जाए, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होते हैं, इसका लॉजिक और भी धीरे धीरे क्लियर होगा आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in the context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? Very simple conceptual question from polity. First statement देखिए, rights are correlative with duties. Second, rights are personal and hence independent of society and duties. Rights, not duties, are important for advancement of personality of citizen. Duties, not rights, are important for stability of the state. देखिए C और D यहाँ पे कट हो रहा है। ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि राइट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है जबकि ड्यूटीज़ नहीं करते। ड्यूटी कोई इंसान करता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन, उसके अंदर कंपैशन जनरेट होता है, ठीक है। सी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। ड्यूटीज नॉट राइट्स, आप एब्सोल्युटली यू कांट से कि एक चीज़ वर्क करती दूसरी नहीं करती, ठीक है। तो डी भी रॉन्ग है। फर्स्ट टू देखें, यहाँ पे एलिमिनेशन से हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे। हम लोग जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा हम उससे एलिमिनेशन से ही आंसर तक पहुंचेंगे। चार ऑप्शन होने का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि
आपको पता है कि 3 अगर कैंसिल होते तो 4th तो राइट है ही, ये सब्जेक्टिव तो है नहीं ना, क्वेश्चन के आंसर सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो ये एक्चुअली एडवांटेज है कि अगर आप 3 कैंसिल कर दें आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, प्लस जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है उतने मिलने ही हैं। तो बी देखें, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। ये भी रॉन्ग है, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही दिख रहा है राइट्स आर पर्सनल, ये तो यहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। राइट्स सिर्फ पर्सनल राइट्स नहीं होती है, कम्युनिटी राइट्स भी होती है, तो यहीं पे ये रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं इसका कनेक्शन क्या दिया हुआ है, एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नहीं, जो हमारे पार्लियामेंट के लीडर्स हैं उन्होंने भी ड्यूटीज लाते हुए यही आर्ग्यूमेंट किया था कि जब राइट्स आप एंजॉय करते हो तो आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको ड्यूटीज भी आपकी अबाइड करनी होगी, विच इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड हेंस इट्स राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर होगा और जो हमारे आइडियल्स होंगे ये सभी क्रिस्प मैनर में मेंशन्ड है। तो प्रियम्बल जो है वो हमारे मेकर्स का माइंड रिफ्लेक्ट करता है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट विद इन इंडिया थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। सबसे पहले तो आपको ये दोनों सिटीज है कहाँ ये पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना तो आप गेस तो मार नहीं सकते। आफ्टर दैट यहाँ पे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब कम से कम हमको स्टेट क्रॉस करना है और फर्स्ट और लास्ट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैप है, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे कोहिमा जो है नागालैंड की जो राजधानी है, यहाँ से गुजरते हुए हमें पहुंचना है केरला तक। कोट्टायम केरला में है, ठीक है। तो अभी मिनिमम स्टेट्स कौन से गुजरेंगे अगर हमको कोहिमा से कोट्टायम जाना है तो, ठीक है। तो कोहिमा मतलब नागालैंड, फिर नागालैंड से हम लोग गए असम, फिर हम लोग पहुंचे वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से नहीं आएंगे हम लोग, मेघालय बांग्लादेश क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, इंडिया में ही पूछ रहे हैं। ओके, फिर आते हैं हम लोग उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फिर पहुंच जाएंगे केरला, ठीक है। ये मिनिमम स्टेट्स है, ऐसे घूमते फिरते नहीं जाना है। वहां पे पूछा गया है कि मिनिमम स्टेट्स कितने होंगे, घूमते फिरते तो कितने भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे गिनती लगाएं, नागालैंड फर्स्ट, सेकंड असम, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ आंध्र प्रदेश, सिक्स्थ कर्नाटका, सेवेंथ केरला। तो आंसर है बी केरला। अब ये टफ लग सकता है कई लोगों को कि यार ऐसे कैसे याद रहेगा एकदम से, तो वो तो ऑब्जर्वेशन से ही आपको याद रहेगा मैप, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस से होता है, आप रोज देखते जाएं इंडिया का पॉलिटिकल मैप, बार बार सिटीज के बीच देखते जाएं डिस्टेंसेस, कितने स्टेट्स घेरे हुए हैं किसी दूसरे स्टेट को, ये सब एनालाइज करते जाएं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू 1 2 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अब देखिए ये तो बड़ा ही मतलब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर्स में भी क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स दे आर बाउंड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। एडजर्नमेंट मोशन भी एक तरीके से जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स है वो रेस किए जाते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिससे लोकसभा में जो गवर्नमेंट है उनकी मेजॉरिटी भी चेक की जाती है। दिस कैन एक्चुअली लीड टू डिसॉल्विंग ऑफ द लोकसभा ऑल्सो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। तो इस प्रकार जो तीनों टूल्स है इसके थ्रू पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आंसर है इसका डी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए क्योंकि कई बार नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं लोगों को। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।